दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैश मेमोरी को। फ्लैश मेमोरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा को बिजली बंद होने के बाद भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे सॉलिड स्टेट स्टोरेज यानी कि एसएसडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई चलने वाला हिस्से यानी कि मूविंग पार्ट्स नहीं होते। यह डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करती है, जबकि हार्ड डिस्क में मैकेनिकल प्लेटलेट्स होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, स्मार्टफोन स्टोरेज आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि कौन सी थी। आपसे पूछा है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि कौन सी थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा धीराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रमुख शासक था जिसने कई छोटे छोटे राज्यों को एकत्र कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि दी। महाराज धीराज का मतलब जो होता है राजाओं का राजा, जो उसकी सर्वोच्च सत्ता और समाजवादी शक्ति को दर्शाती थी। इस उपाधि से स्पष्ट होता है कि उसने गुप्त साम्राज्य को एक संगठित और शक्तिशाली राज्य बनाया। उसकी पत्नी कुमार देवी लिच्छवी कुल से थी जिससे गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया। आपसे पूछा है कि 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुदुचेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से पुदुचेरी तत्कालीन पांडिचेरी को भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि फ्रांसीसी शासन ने पुदुचेरी का औपचारिक विलय 1962 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A को भी जोड़ा गया, जिससे पुदुचेरी को एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद स्थापित करने की अनुमति दी गई। बाकी विकल्पों की बात करें तो गोवा जो है, गोवा को 1961 में भारत में मिलाया गया, पर यह 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा और फिर राज्य बना। दमन और दीव की बात करें तो यह भी 1961 में भारत में शामिल हुआ, पर यह 14वें संशोधन के अंतर्गत नहीं था। लक्षद्वीप की बात करें तो यह पहले से ही 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैकाल श्रृंखला सतपुड़ा पर्वतमाला का एक भाग है जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई लगभग 1065 मीटर है। अमरकंटक को विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों का संगम स्थल भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो गुरशिखर जो है या अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में है का सबसे ऊंचा शिखर है। अनामुडी की बात करें तो यह दक्षिण भारत के पश्चिम घाट यानी कि केरल का सबसे ऊंचा शिखर है। और कल सुबाई की बात करें तो यह महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंतर्गत पाए जाते हैं। आपसे पूछा कि बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप एक अर्धगोलाकार बौद्ध स्मारक है जिसे बुद्ध के अवशेषों, अस्थियां या पवित्र वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। प्रारंभिक स्तूपों में वास्तव में बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे जाते थे, जैसे सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, धमेक स्तूप सारनाथ, रंगीराम स्तूप नेपाल आदि। इन स्तूपों में अवशेषों को रिलिक चैम्बर में बंद किया जाता था जिसे श्रद्धालु बाहर से प्रदक्षिणा करते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा कि भारत में 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 में। भारत में 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को किया गया था। कब? तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषित किया गया था। इस निर्णय के तहत इन दोनों मूल्य वर्ग के नोटों को अवैध मुद्रा घोषित कर दिया गया। विमुद्रीकरण का उद्देश्य था कालाधन पर नियंत्रण, नकली मुद्रा को समाप्त करना, आतंकी वित्त पोषण को रोकना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस्तांबुल जिसे पश्चिम का द्वार कहते हैं यह सही है। वेनिस एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है यह भी सही है। बैकाल झील पर्ल ऑफ डेनमार्क कहा जाता है तो यह गलत हो जाएगा। बैकाल झील रूस में स्थित है और इसे विश्व की सबसे गहरी एवं प्राचीन झील कहा जाता है, ना कि पर्ल ऑफ डेनमार्क। तो यह ऑप्शन जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा। पर्ल ऑफ डेनमार्क उपनाम जो है वास्तव में कोपेनहेगन शहर का है जो डेनमार्क की राजधानी है। पर्ल ऑफ डेनमार्क जो है या कोपेनहेगन किसे तो कोपेनहेगन को कहा जाता है जो कि डेनमार्क की राजधानी। और फिनलैंड जो है वह हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है तो यह भी सही है। तो इसमें गलत विकल्प बताना था तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में किसे 2 और वर्षों के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि हाल ही में किसे 2 और वर्षों के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के पद के लिए आर वेंकटरमणी की नियुक्ति की गई है और उनका कार्यकाल 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल्स की बात करें तो चलिए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी और प्रधान विधि प्रतिनिधि होते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 676 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? तो संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है, वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं। अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता क्या है? तो वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे। अटॉर्नी जनरल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। आपसे पूछा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में गांधी ने अहिंसात्मक ढंग से ब्रिटिश शासन के विरोध में की थी, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह घटना हिंसात्मक थी जो गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध थी, इसलिए गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1907 का सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन था जो सूरत गुजरात में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटों उग्रवादी जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और मध्यम मार्गी जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि के बीच तीव्र मतभेद हुए। अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता को करनी थी, परंतु मतभेद के कारण अधिवेशन विभाजित हो गया, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। सूरत अधिवेशन 1907 कांग्रेस का उग्रवादी और नरमपंथी गुटों में विभाजन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1885 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को एओ हुइम की पहल पर की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के मित्र WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72
72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में मुख्य उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन में अधिक भागीदारी दिलाना और राजनीतिक चेतना फैलाना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपसे पूछा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायल के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस अमानवीय घटना के विरोध में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो कि सर की उपाधि मिलती है, 1919 में लौटा दी। टैगोर ने अपना पत्र में लिखा था कि ऐसी सरकार के अधीन रहते हुए किसी सम्मान को धारण करना अपमानजनक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का कार्य भारत का संविधान तैयार करना था, जो अंततः 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत सामान्य चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह परिवर्तन लोकतंत्र में युवाओं को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। यह संशोधन 15 मार्च 1989 को लागू हुआ। बाकी विकल्पों की बात करें तो 1973वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 6वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिकाओं और शहरी निकायों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सही सुमेलित है या छांटना है। तो ऑप्शन डी जो है या सही सुमेलित है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको बनाया था। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य भारत में राष्ट्र सेवा, शिक्षा और समाज सुधार के कार्यों में समर्पित युवाओं को तैयार करना था। बाकी विकल्पों की बात करें तो भारतीय ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय दिया है गलत है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, भारतीय ब्रह्म समाज की नहीं। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन दिया है या गलत है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी, ना कि केशव चंद्र सेन ने। और सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर या भी गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नवी मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 19 जुलाई 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेलापुर नई मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह रेलवे लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को जोड़ती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो ऑप्शन दिया बेंगलोर, तो बेंगलोर जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इसे हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास स्थित किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है।
इस महोत्सव का नाम हार्बिल पक्षी पर रखा गया, जो नागा संस्कृति में सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसे अक्सर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना दक्षिण भारत के राज्य केरल में स्थित है। या साइलेंट वैली नेशनल पार्क से संबंधित यह क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ियों में पालकगघाट में स्थित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो उत्तराखंड, यहाँ जिम कार्बेट और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो केनिया की राजधानी नैरोबी है, या सही है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, या भी सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन बताया है, तो यह भी सही है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और तंजानिया की राजधानी राबात, यह गलत हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, जबकि राबात जो है यह मोरक्को की राजधानी, राबात जो है यह आपका मोरक्को की राजधानी है। और तंजानिया की जो राजधानी है वह डोडोमा है। डोडोमा तंजानिया की राजधानी, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है परत अपरदन को। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। परत अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा का पानी मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को धीरे धीरे बहा ले जाता है, या धीरे धीरे और लगातार होती है, इसलिए किसान को तुरंत पता नहीं चलती, लेकिन समय के साथ उसकी भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती, इसलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है, क्योंकि इसे फसल उत्पादन बहुत घट जाता है। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं, जो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। और आप बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।